अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह सवेरे चेहरों के ऊपर जब मुस्कुराहट होती है और आप महक रहे होते हैं और एक अच्छा सा आउटफिट पहनकर आप कहीं निकलते हैं और आपको फील होता है कि आज जो है वो मैं कुछ अच्छा ही लग रहा हूँ और कुछ अच्छी फील आ रही है, तो वो फीलिंग्स आपका जो है ना वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है और वो आपकी फीलिंग्स होती हैं, जो अंदर आपके हार्मोन्स होते हैं ना, वो आपको ये पुश कर रहे होते हैं बार बार कि आज आपने चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट रखनी है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ये पता होता है कि आज कुछ अच्छा होने वाला है, एक वाइब आ रही होती है और आपको अच्छी अचानक से एक इंस्टिंक्ट फीलिंग आ रही होती है कि मैं जो भी करूंगा आज अच्छा होगा, जो बात करूंगा वो अच्छी निकलेगी, और हो भी ये रहा होता है क्योंकि सुबह सुबह वाइब आ जाती है कि आज का दिन कैसा गुजरने वाला है। तो सुबह सवेरे जब आपको ऐसी वाइब आ जाए करें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें और कोशिश किया करें कि अपना 100% दें। और रोज़ाना ये फीलिंग्स रोज़ाना नहीं होती ना, ये हफ्ते के अंदर 2 दिन 3 दिन या कभी कभार एक दिन आती है। तो इस फीलिंग को बड़ा एंजॉय किया करें, इस फीलिंग्स के सहारे जो है वो अगले उन दिनों के अंदर भी आप कूद जाया करें कि जिसके अंदर आपको ये डाउन या लो वाली फीलिंग आती है। तो कोई एक दिन ऐसा होता है, और अगर कोई एक दिन भी ऐसा नहीं है तो फिर आपको शायद विटामिन की कमी है, तो आपने मल्टी विटामिन लेने हैं ताकि आपकी वो जो फीलिंग्स हैं, वो जो आपके हार्मोन्स हैं, वो जो आपके हैप्पी मोमेंट्स हैं, वो दोबारा से जो है वो आ जाएं आपके चेहरे पर। लेकिन जिनके पास ये मोमेंट्स होते हैं ना, ज़रूरी नहीं है इनके लिए आपके पास कोई अच्छा दोस्त हो, कोई अच्छा हमसफ़र हो, कोई अच्छी जॉब हो, कोई अच्छे मामला हो। कुछ भी ऐसा होता है कि आप सुबह उठते हैं और आपको एक अचानक से जो है ना वो एक वाइब आती है कि कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है आज, मतलब आई फील वेरी हैप्पी, आई फील वेरी रिलैक्स। तो अगर ऐसा कोई मोमेंट आपकी ज़िंदगी में आता है ना, सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि उसको थोड़ा सा और प्रोलॉन्ग करें, उसको कोशिश करें कि जितने टाइम के अंदर वो फीलिंग्स है ना, अपने सारे अच्छे काम जो है ना वो बेस्ट तरीके से 100% देकर कर लें। और अच्छी बातें इसीलिए मैं बताता हूँ ताकि अच्छी बातों से आपको कुछ पता चले, कुछ बूस्टअप करने का मौका मिले। तो अच्छी बातों से पहले हम ज़रा एक चीज़ के बारे में बात करते हैं ना, किताब। आप में से कितने लोग हैं जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं और वो किताब पढ़ने के आदी हैं, ये किताब पढ़ना उनकी एक आदत है। आज की जो जनरेशन है वो उस दौर में पैदा हुई है जब किताबें जो हैं वो नापैद हो चुकी थी। जो लिखने वाले थे वो लिखते तो थे, लेकिन जो ख़रीदने वाले थे उन्होंने ख़रीदना छोड़ दी। तो अब किताबें या तो घर के अंदर मट्टी में अटी हुई हैं या फिर लाइब्रेरी के अंदर हैं, तो वो बिल्कुल खस्ता हाल हो चुके हैं उनके कागज़, कि वो अब लोगों की पढ़ने की आदत मैं ही समझता हूँ 70 से 80% कम हो चुकी है। क्योंकि अब सब कुछ जो है वो ये सारा कुछ इस टॉय के अंदर आ चुका है कि आपने इसके ऊपर बैठकर सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन आज बात कर लेते हैं ज़रा किताब के हवाले से। और अच्छी बात क्या है, ये भी एक सस्पेंस है ना, किताबें सिर्फ कागज़ के सफ़ात नहीं होते। लेट मी फील इट माई सेल्फ और लेट यू फील इट एज़ वेल। कि किताबें सिर्फ कागज़ के सफ़ात नहीं है, बल्कि इल्म, तजुर्बात और ख़यालात के जो ख़जाने हैं ना वो होते हैं। एक इंसान जो किताबों से जुड़ा होता है, ये बड़ी फैक्ट फाइंडिंग वाली बात है क्योंकि ये बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं। जो किताबों से जो लोग जुड़े होते हैं ना, वो हर चैलेंज का सामना बहुत बेहतर तरीके से करते हैं और दुनिया को एक नया नुक्ते नज़र जो है वो दिखाते हैं और उससे ख़ुद को एक उनके पास एक माइक्रोस्कोपिक समझ लें कि आप विजन होता है, उससे देख रहे होते हैं। मुताला जो है वो न सिर्फ इल्म को बढ़ाता है बल्कि सोचने, समझने और आपके अंदर जो एक क्रिएटिविटी होती है ना, उन सलाहियतों को भी निखारता है। किताबें हमें माजी के तजुर्बात, मौजूदा मसाइल और जो फ्यूचर में होने वाले मौक़े हैं ना, उनसे रोशनास भी कराती हैं। अच्छा, जो शख्स बाकायदगी से किताबें पढ़ता है, ये तो एक बात हो गई किताब पढ़ने की ना, कि आपने वीकेंड पे पढ़ लिया, आपने जो है वो 15 डेज़ में पढ़ लिया, आपने जो है वो मंथ एंड के अंदर पढ़ लिया। बट इफ़ यू आर हैबिचुअल, कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर किताबें पढ़ना अगर आपकी हैबिट है, तो वो ना सिर्फ अपनी मालूमात के अंदर आप लोग इजाफा कर रहे हैं बल्कि अपने रवैयों और फैसलों को भी बेहतर बना रहे हैं। किताबें सिर्फ तलबा या मुहक्किकीन के लिए नहीं होती बल्कि हर उम्र के इंसान के लिए होती हैं। आप बच्चे हों, जवान हों, अधेड़ उम्र हों, बूढ़े हों, किसी भी उम्र के अंदर आपके पास कोई ना कोई किताब हो तो वो आपका जो है ना वो एक टाइम बड़ा अच्छा गुजर जाता है। छोटे छोटे वक्त पे भी मुताला करना ज़िंदगी में मस्बत तब्दीलियाँ ला सकता है। लाइक आप कहीं जा रहे हैं, कभी आप होता है ना कि वो बस में बैठे हुए जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, कभी आप गाड़ी में बैठे हुए जा रहे हैं, तो एक छोटा सा पैराग्राफ भी जो है ना वो आपको एक तजस्सुस पैदा करता है आपके अंदर, व्हाट्स नेक्स्ट उस बुक के अंदर। बुक जो है ना वो आपके साथ एक कनेक्टिविटी लेकर आती है। अब मैंने आपको ये चीज़ बता दी है, एक एक्सपीरियंस में आपको और बताऊँ, जो साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस है ना और साइंटिफिक स्टडी है।
सबसे पहले तो आपने एक बात याद रखनी है कि आज बिलाल साहब ने बात बताई, तो इसको ज़रा एक्सपीरियंस करने जाके ये फालतू नहीं हो सकती। इल्म का ख़जाना जितना भी बड़ा हो ना, उसे बांटना और दूसरों के साथ शेयर करना इंसान की ये सबसे बड़ी असल तरक्की होती है। किताबें पढ़ना एक सरमायाकारी है जो हमेशा आपको बेनिफिट देती है। हमेशा इसकी सरमायाकारी की, इस इन्वेस्टमेंट की जो रिटर्न होती है ना, अभी अगर बैंकिंग पॉलिसी के अंदर रिटर्न चल रहा है 10% या 20% चल रहा है, आई एम नॉट रॉन्ग, 10% से अंदर है, लेकिन आपकी जो बैंकिंग से मुनाफा है उससे ज़्यादा आपकी किताबें पढ़ने से मुनाफा होता है। आपको 100% मुनाफा देती है इन्वेस्टमेंट। इल्म को अपनी ज़िंदगी का ऑब्वियसली हिस्सा बनाएं, ये सब कहते हैं, और ख़ुद भी फ़ायदा उठाएं, दूसरों को भी फ़ायदा दें, और इस ख़जाने को बढ़ाने का यही एक ज़रिया है। अब मैं वो फीलिंग्स बताता हूँ जो मेरे साथ फीलिंग्स जो है वो मैं उसको महसूस करता हूँ, उन चीज़ों को, उन थॉट्स को। होता क्या है, आप एक कमरे में अकेले बैठे हुए हैं और आप बिल्कुल पुरसुकून हैं, और ये गैजेट, ये टॉय सिर्फ आपने उस वक्त रखा है कि जब किसी की कॉल आएगी तो आपने साइड में रख दिया। इसको साइलेंट पे लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको हर वक्त जब बीप 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 ये होता है ना, तब आपने नहीं उठाना है। किसी को बहुत इमरजेंसी होगी तो वो आपको कॉल कर लेगा। आपने साइड में रख दिया इस टॉय को, और इस टॉय को साइड में रखने के बाद एक अपनी पसंदीदा जो हैबिट बनती है ना बुक्स पढ़ने की, वो अपनी ही अच्छे फेवरेट टॉपिक से पढ़ने की बनती है। मैं ये नहीं कहता कि ड्राई पॉलिटिक्स में चले जाएं, जियो पॉलिटिक्स में चले जाएं, इसमें चले जाएं, उसमें चले जाएं। जो भी आपका एक डोमेन है कि आपको ये चीज़ें पसंद है, तो उस डोमेन की बुक उठाएं, उसको पढ़ना शुरू करें, और आप ये देखेंगे कि जब आप उसके वर्क पलटते हैं तो आपके हाथों से जब वो जो सफ़हात हैं जो टच होते हैं, उन सफ़हात की एक खुशबू होती है, एक लम्स होता है जो आपको एक कनेक्शन बनाता है, आपके साथ एक पूरा एक बॉन्ड बनता चले जाता है उन सफ़हात का। और ऐसा लगता है कि जब आप एक तसव्वुराती ख़यालाती दुनिया के अंदर चले गए और आप कोई नावल पढ़ रहे हैं, कोई अच्छी किताब के अंदर कोई अच्छी बात पढ़ रहे हैं, तो आपकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और साइंस ये कहती है कि जब आपकी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है तो आपके दिमाग के अंदर ऐसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, आपके दिमाग के अंदर से ऐसी जो है वो रेज निकलती हैं कि आप जो सोच रहे होते हैं ना, वो होना शुरू हो जाता है। अगर आपकी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग हो तो किसी ने कहा था कि आप गिलास को भी नज़रों से उठा सकते हैं, या जो है वो आप अपनी आवाज़ से भी गिलास को तोड़ सकते हैं, ऐसा आपने देखा होगा। तो अपनी इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किताबों का पढ़ना, किताबों को फील करना, किताबों को महसूस करना, उसके ख्यालात को, जज्बात को, एहसासात को निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गई आज किताब के ऊपर बात, और किताब की हो गई आज प्रमोशन। और किताब जो पुरानी जो एक जनरेशन हुआ करती थी वो किताबों से मोहब्बत करती थी, तो हमने तो मोहब्बत छोड़ ही दी है ना। हमारी मोहब्बत तो कहीं और डाइवर्ट हो गई है, सिग्नल पे चली गई है, कभी नुक्कड़ पे चली गई है, कभी मोहल्ले में चली गई है, कभी किसी और चीज़ पे चली गई। ये जो मोहब्बत हुआ करती थी ये दोबारा करें आप किताबों से, एंड यू गोना टेल मी कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो हुए हैं और क्या चेंजेस आए हैं। अब चलेंगे रात भर की खबरों के ऊपर, क्योंकि रात भर में जो खबरें कंपाइल करती है पूरी टीम, तो वो आपके सामने रख देते हैं। और इस वक्त एक मामला है वो डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से। और अक़वाम मुत्तहिदा से पहले मैं और ज़्यादा हैप्पी हो गया क्योंकि मेरी चाय आ गई है। थैंक यू सो मच समझ जो है वो हमेशा चाय लेकर आता है, और वो कहते हैं ना कि पत्ती ठोक के वो, और दूध को थोड़ा सा रोक के और चीनी को थोड़ा सा जो है वो स्टॉप करके ये अच्छी सी चाय बन जाती है। प्रोड्यूसर ने बिल्कुल इजाज़त नहीं दी है ड्यूरिंग न्यूज़ जो है वो आपने चाय पीनी, लेकिन मैं फिर भी सिप ले लेता हूँ। बहरहाल लेट मी टेल यू अबाउट यूनाइटेड नेशन। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर कर ली गई है। अच्छा, करारदाद के हक़ में 14 वोट आए हैं, जबकि मुखालफत के अंदर कोई वोट नहीं आया है। रूस और चीन ने वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया, और अमरीकी मंदूब ने सलामती कौंसिल के अंदर पाकिस्तान, मिस्र, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, UAE यानी कि अमारात, तुर्की और इंडोनेशिया से तशक्कुर का इजहार किया है। जबकि अमरीकी मंदूब ने कहा कि हम सब ये इकट्ठे हो चुके हैं यहाँ पर, सूरत हाल की संगीनी का इतराक भी किया, और इक़दाम करने के लिए हम जो है वो इस वक्त तैयार है। गज़ा के इस्तेहकाम के लिए करारदाद अहम है। आज तारीख़ी और तामीरी करारदाद भी मंजूर हुई है, जबकि करारदाद के अंदर गज़ा के बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स की भी तैनाती और गज़ा में अबूरी हुकूमत के क़याम के नकात भी शामिल हैं। ये तमाम चीज़ें डिस्कस की गई। अब दूसरी जानिब अगर हम बात कर लेना हमास और दीगर फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप्स की, तो उन्होंने सलामती कौंसिल में ट्रंप के गज़ा मंसूबे की हिमायत में करारदाद को मुस्तरद कर दिया है सरीहन। हमास ने यह कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल की गज़ा से मुताल्लिक़ करारदाद फ़लस्तीनियों के हुकूक में और मुतालबात पूरी नहीं करने की ये साजिश है।
ये करारदाद गज़ा पर बैनुल-अक़वामी सरपरस्ती मुसल्लत करती है। गज़ा के अंदर बैनुल-अक़वामी फ़ोर्सेस की तैनाती उसे गैर जानिबदार नहीं रहने देगी। हमास ने यह भी कहा कि गज़ा के अंदर इंसानी इमदाद का इंतज़ाम अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी फ़लस्तीनी इदारों के पास होना चाहिए। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि ये जो तमाम इंतज़ाम है ये अक़वाम मुत्तहिदा के जो इस वक्त इदारे हैं जो फ़लस्तीन चैप्टर देख रहे हैं उनके हाथ में क्यों नहीं है? वाई वुड इट बी इन द हैंड्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप? दैट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। अक़वाम मुत्तहिदा की बात करूँ, मैं आपको बताऊँ कि उसमें पाकिस्तान के मुस्तक़िल जो मंदूब हैं, हम सब के फेवरेट आसिम इफ्तिख़ार साहब, बड़े अच्छे आउटस्पोकन, बड़े ज़बरदस्त फ्लुएंट जो है वो स्पीकर हैं। पहले भी स्पीचेस कर चुके हैं, पहले भी खिताब कर चुके हैं। इस बार भी उन्होंने गज़ा के अंदर तनाज़े के ख़ात्मे के लिए ट्रंप गज़ा मंसूबे का खैर मक़दम किया और पाकिस्तानी मंदूब ने ये सलामती कौंसिल से खिताब के दौरान सदर ट्रंप के गज़ा के जो जंग खात्मे के लिए इक़दामात हैं उनको काबिल तारीफ़ करार दिया है। ठीक है भाई, और अमन मुआहदे से जो है वो गज़ा के अंदर जंग का खात्मा होगा। बट माई टर्म इज़ दैट कि आपने उस मुआहदे पर अमल दरामद भी कराना है। ये सिर्फ अमल दरामद जो है वो पेपर्स में नहीं होना चाहिए, ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ भी यू हैव टू मॉनिटर दोज थिंग्स। अब पाकिस्तानी मंदूब है भाई आसिम इफ्तिख़ार साहब, उन्होंने कहा कि गज़ा मंसूबे की करारदाद के हक़ में वोट दिया है हमने। उन्होंने ये वाज़े कर दिया, ये कन्फर्मेशन आ गई है कि हमारे बुनियादी मकसद गज़ा के अंदर मासूम फ़लस्तीनियों के क़त्ल-ए-आम की रोकथाम और गज़ा से इसराइली फोर्सेस का मुकम्मल तौर पर इवैक्यूएशन है, यानी कि इनखला चाहते हैं कि अब वो निकल जाएं, अब दफ़ा हो जाएं, अब कहीं जाकर ना गड्ढे में गिर जाएं, लेकिन बस यहाँ से निकलेंगे क्योंकि ये बहुत हो गई है ना। पाकिस्तानी मंदूब जो आसिम इफ्तिख़ार साहब हैं उन्होंने इस मंसूबे से गज़ा के अंदर अमन की उम्मीद भी ज़ाहिर की है कि ऑब्वियसली जब ये शरपसंद अनासिर नहीं होंगे तो दैट वुड बी द डिफरेंट थिंग। तो मुज़ाकरात के अंदर पाकिस्तान ने अरब ममालिक के जो प्रपोजल्स हैं उनकी हिमायत भी की और ये बताया उन्होंने कि हमने प्रपोजल में अपनी तजावीज़ को भी शामिल किया है, सिर्फ हिमायत नहीं की है बल्कि अमेंडमेंट करने का भी कहा है, कुछ हमारी सजेशंस हैं उनको भी इंक्लूड करने का कहा है। अब ये वाज़े किया उन्होंने 1967 यानी कि 1967 से पहले की जो सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम हमारा असल मकसद है और फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स होना चाहिए। अल-कुद्स की अगर बात करें तो ये माजी से बड़ी अहमियत रखता है। ये जो टेरिटरी है ना, ये बड़ी क्रिटिसाइज़ होती रही है हर दौर के अंदर, चाहे वो हम क्रिश्चियनिटी की बात करें, जुडिज़म की बात करें, मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, ये बड़ी मुक़द्दस जगह है इन तीनों के लिए। अच्छा, याद रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती कौंसिल है ना, उसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर कर ली गई है। 14 वोट आ चुके हैं। आई टोल्ड यू कि इन तमाम जो ममालिक हैं, अच्छा जो तमाम ममालिक का मैंने नाम लिया था ना, पाकिस्तान, मिस्र, कतर, उर्दन, सऊदी अरब और UAE तुर्की, उसमें इंडोनेशिया भी शामिल है क्योंकि इंडोनेशिया इज़ द पार्ट ऑफ दैट पीस पैक्ट। जबकि हमास और जो फ़लस्तीनी ग्रुप्स है ना, उन्होंने इस करारदाद को जिस तरह से मुस्तरद किया है उसमें ये बात सामने आ चुकी है कि वो इस करारदाद पर नहीं जो है वो सहमत हुए हैं या वो उनको नहीं फ़ील आ रहा है कि भाई ये ऐसा कैसे हो सकता है। अब वो ये कह रहे हैं कि सलामती कौंसिल के अंदर गज़ा के लिए जो बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स है ना, उसकी तैनाती पर भी वोटिंग होगी। अरब मीडिया ने यह बताया कि हमास और दीगर फ़लस्तीनी जो ग्रुप्स हैं उसकी करारदाद गज़ा करारदाद के मुसव्विदे को जो उन्होंने जिस तरह से मुस्तरद किया है ना, वो ये कह रहे हैं कि भाई बैरूनी क़ुव्वतों के कंट्रोल की क्या ज़रूरत है, इससे कैसे राह हमवार होगी। आप करारदाद से जो है वो गज़ा की हुकूमत और तामीर नौ गैर मुल्की सरपरस्ती में चली जाएगी इस तरह। अब हमास का जो मौक़िफ़ है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एंड द कॉइन इज़ योर्स एंड द चॉइस विल बी योर्स। अब उन्होंने ये कहा है कि करारदाद से फ़लस्तीनियों से उनकी हुक्मरानी छिन जाएगी। गज़ा में बैनुल-अक़वामी फ़ोर्सेस की तैनाती का मतलब गैर मुल्की सरपरस्ती होगा और गज़ा में इंसानी इमदाद का इंतज़ाम अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी फ़लस्तीनी इदारों के पास होना चाहिए। ये चीज़ जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अब ये इदारों को सोचना चाहिए, ये इदारों के सरबराहान को सोचना चाहिए, ये ममालिक को सोचना चाहिए कि ये जो बात कह रहे हैं ये बात गलत नहीं है। ये बात आप देख चुके हैं, आप अफ़गानिस्तान में देख चुके हैं व्हाट हैड हैपेंड इन लास्ट 30 और 40 ईयर्स, और उसके बाद फिर इवैक्यूएशन करने के बाद क्या हुआ, किसको आपने ज़िम्मेदारी सौंपी, अंदरूनी ताकतों को, अंदरूनी लोगों को, मुकामी लोगों को, वरना आप नहीं जो है वो वहाँ पर इवैक्यूएट करते और आप जंग ज़दा माहौल में ही रहते। तो अब आपको माजी से पास से उठा के चीज़ों को सोचना पड़ेगा, व्हाट यू हैव डन एंड व्हाट यू गोना डू फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। अब आज़ाद कश्मीर की ज़रा बात कर लेते हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर एक खलबली मची हुई थी और इस वक्त
चीज़ें सेटल डाउन हो गई। हमने इस प्रोग्राम के अंदर बैठकर आपको ये प्रिडिक्ट किया था कि ऐसा होने जा रहा है। हमने एक नाम दिया था आपको, फैसल मुमताज़ राठौर, और हुआ ये कि आज़ाद कश्मीर के 9 मुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर जो है वो ऑब्वियसली वज़ीर आज़म तो मुंतखब हो गए, इसलिए 9 मुंतखब वज़ीर आज़म है। अब उनकी तकरीब हलफ बरदारी जो है वो आज ऐवान सदर मुज़फ़्फ़राबाद में होगी, जबकि हलफ बरदारी के अंदर शिरकत के लिए पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा हैं फरियाल तालपुर मुज़फ़्फ़राबाद भी पहुँच चुकी हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी जो है वो कुछ इम्कानात हैं, कुछ सोर्सेज बता रहे हैं, हमारे जो मौक़िलात हैं वो बता रहे हैं कि वो भी पहुँचेंगे। जबकि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद बड़ी ज़ोर शोर से कामयाब हुई। हमने आपको बताया था कि अदम एतमाद के ज़रिए जो वज़ीर आज़म को स्टेप डाउन करने का इस मुल्क के अंदर एक पूरा एक ट्रेंड है ना, वो एक बार फिर कामयाब हुआ है। अच्छा, उनकी अपनी ही काबीना के रुकन में रहने वाले जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं फैसल मुमताज़ राठौर को वज़ारत उज़्मा के लिए 36 यानी कि 36 वोट मिले हैं, जबकि मुखालफत के अंदर सिर्फ 2 वोट्स आ चुके हैं। मुखालिफिन कम थे, हिमायती ज़्यादा थे। पीपल्स पार्टी ने अदम एतमाद के लिए 38 अरकान की हिमायत का दावा किया था। ऐवान से आखिरी खिताब में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक यानी कि साबिक़ वज़ीर आज़म, उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स ये आईन और इंतज़ामी ढांचे की तबाही का जिम्मेदार हो? क्या उनकी काबीना के मेंबरान उसके जिम्मेदार नहीं? ये सियासी निज़ाम तभी बचेगा जब हमारी सरहदें महफूज होंगी। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो चौधरी अनवारुल हक साहब कह चुके हैं। भाई ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूँ, ये पूरी काबीना जिम्मेदार होगी? बट थिंग्स आर नॉट लाइक दैट। जब आपको एक मनसब पे बिठाया जाता है, आपको एक चेयर करने के लिए किसी चीज़ को दिया जाता है, जब आप उसको लीड कर रहे होते हैं और आप सुपर लीड में होते हैं, सो तमाम जिम्मेदारी उसकी होती है। आपको याद होगा कि हज़रत उमर ने कहा था, खलीफा वक्त है, उन्होंने कहा था कि अगर एक दरिया के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया, सवाल मुझसे होगा भाई। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि पूरी काबीना को तो आप लीड कर रहे थे? अगर काबीना नहीं पसंद थी, अगर काम नहीं हो रहा था, सो यू हैड दोज चांसेस, यू हैड दोज फ्रीडम कि आप जो है वो उस चीज़ को वहाँ से सही करते, सेटल डाउन करते। लेकिन अब उन्होंने ये कहा कि सरहदें कैसे महफूज होंगी, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मौजूद ना हो तो कुछ भी बाकी नहीं, बच्चे अच्छा, उन्होंने ये कह दिया कि भाई अब ये चीज़ चले, बेहतर है, बहुत बेहतर है कि जो हमारी फोर्सेस हैं उनको उन्होंने किसी किस्म का क्रिटिसिज्म का सामना नहीं करने दिया, और ये बोल दिया कि आप जो है वो अगर वो हैं तो हम हैं, अगर नहीं है तो फिर बॉर्डर्स खाली हो जाएंगे ना। बॉर्डर्स जब खाली होंगे तो दूसरी सरहद से जो है वो कोई और आ सकता है यहाँ पर। जो नए वज़ीर आज़म है आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर, उन्होंने ऐवान से जो है वो ख़िताब किया, और ख़िताब के अंदर एक्शन कमेटी को हकीकत करार देते हुए कहा कि इनके कुछ मामलात जो हैं वो कुछ और ख्वाहिशात, ये तमाम चीज़ें कुछ सामने आई थी जिस वजह से ये स्टेप डाउन हुए। बहरहाल एक और अहम इम्पॉर्टेंट ख़बर है जिसकी तरफ मैं अब जाना चाहूँगा, और वो मैं आपकी मॉर्निंग स्पॉट की ट्रेन को लेकर जा रहा हूँ। बांग्लादेश की अदालत ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है, और ये जो शक्ल आप देख रहे हैं ख़ातून की, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, अभी तो खैर हमारे पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। बांग्लादेश की अदालत ने साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों और मुज़ाहिरीन पर मौलिक हथियारों के इस्तेमाल के केस का फ़ैसला सुना दिया, एंड दैट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट डिसीजन इन द हिस्ट्री। और ये कोई ऐसा दूसरा फ़ैसला है 3 रुकनी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया कि शेख हसीना वाजिद बिल्ता तहरीक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके दौरान जो है वो मुज़ाहिरीन के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन में मुलव्विस रही हैं, जिसके नतीजे में वसी पैमाने पर हलाकतें हुई हैं। अदालत ने कहा कि शेख हसीना वाजिद ने इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हुए मुज़ाहिरीन के ख़िलाफ़ गैर कानूनी और मौलिक इक़दाम कराए हैं, जिस पर उन्हें कसूरवार करार दिया गया है। ये केस आलमी सतह पर बांग्लादेश में सियासी मामलात और इंसानी हुकूक़ के हवाले से काफ़ी अहम समझा जा रहा है, और इस फैसले के बाद मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल एक्सपेक्टेड है। लेट्स सी कि शेख हसीना वाजिद के साथ क्या होने जा रहा है। भारतीय स्पॉन्सर्ड पॉलिटिशियंस का ख़ात्मा हो चुका है बांग्लादेश से, और बांग्लादेश ने ही साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को सज़ाए मौत के हुक्म के बाद भारत से फौरी तौर पर
हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा कर दिया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बड़ी खबर है कि शेख हसीना वाजिद का नाम आप सुना करते थे, बांग्लादेश के अंदर हुआ करती थी ये वज़ीर आज़म, और फिर उसके बाद आपने देखा कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से एक पूरा रेवोल्यूशन आता है, और फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो स्पॉन्सर्ड, भारतीय स्पॉन्सर्ड जो पॉलिटिशियंस थे वो वहीं भाग गए। अब भागने के बाद ये फैसला आ चुका, सजाए मौत की जो है वो हुक्म पर अमल दरामद करने के लिए फौरी तौर पर रवाबित शुरू कर दिए गए कि यह हसीना हमें दे दो, वाजिद तुम रख लो। तो हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा है। बांग्लादेश की वजारत खारजा ने बयान जारी किया है, बड़े ऑफिशियल सोर्सेज हैं, कि भारत से मुतालबा किया कि वो शेख हसीना को और साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मान खान को फौरी तौर पर हवाले करें। अच्छा, असद साहब शेख हसीना साहब के दाएं जो सेक्रेटरी होते हैं ना, वो थे। तो भारत दो तरफा मुआहदे के तहत शेख हसीना और साबिक वज़ीर दाखिला को हवाले करने का पाबंद है। बयान में ये भी मजीद कह दिया गया कि अगर कोई और मुल्क इन अफराद को, जिन पर इंसानियत के खिलाफ जराइम साबित हो चुके हैं, इल्ज़ाम साबित हो चुके हैं, पनाह देता है तो ये एक इंतहाई गैर दोस्ताना इक़दाम होगा और इंसाफ की तौहीन होगी। शेख हसीना वाजिद पर जो है वो पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों के बाद अगस्त 2024 में भारत फरार हो गई थी। लेट्स सी कि क्या होता है, और अगर इसमें किसी ने पनाह दी तो ऑब्वियसली पाकिस्तान इज स्टैंडिंग विद बांग्लादेश, तो पाकिस्तान वुड बी हैविंग लाइक स्टेटमेंट्स कि भाई अब आप भी यूनाइटेड नेशन में जाओ और बताएं कि आपने एक सज़ा याफ्ता मुजरिम को पनाह दी हुई है, आप कैसे दे सकते हैं। और आप जब बातें करते हैं तो आपने तो अफ़गानिस्तान में भी बिठाए हुए हैं फितनतुल खवारिज वाले, फितनतुल हिंद वाले, आपने बांग्लादेश के अंदर भी अपने जो स्पॉन्सर थे वो भी अपने पास वापस बुला लिए हैं। कुछ बैद नहीं है कि वो जो अशरफ गनी साहब थे वो भी वापस उधर ही बैठे हो। लेट्स टॉक अबाउट ईरान। ईरान ने भारतीय शहरियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री बंद करने का ऐलान कर दिया है। ये क्या हो रहा है मोदी तुम्हारे साथ? अगर थोड़ा सा जहाज़ उड़ाना सीख लेते तो आज ये वीज़े बंद ना होते, आज ये चीज़ें ना होती। ईरान ने बहरहाल भारतीय शहरियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री बंद करने का ऐलान कर दिया है। भारत और ईरान के दरमियान सफरी कवायद के अंदर बड़ी तब्दीली कर दी गई है। ईरान ने भारतीय शहरियों के लिए जो वन वे वीज़ा था वो फ्री एंट्री बंद कर दी है। अब ये फैसला हो चुका है, ईरान की जानिब से ये कदम उठाया गया और कुछ वाक़यात सामने आने के बाद ये कदम उठाया गया। जिन भारतीय शहरियों को मुलाजमत के झूठे वादों या दूसरे ममालिक तक आगे ले जाने, यानी कि डंकी के बारे में मैंने पूरा प्रोग्राम किया था, आपको बताया था। डंकी होते हैं गैर कानूनी तरीके से सरहद पार करना, समंदर पार करना, या एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना। तो ये डंकी के बहाने जो है वो ईरान बुलाया गया और ईरान पहुंचने पर उनमें से कई अफराद को अगवा करके तावान का मुतालबा किया गया। इस हवाले से भारतीय वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान जो है उसमें कहा गया कि ऐसी शिकायत सामने आने के बाद ईरानी हुकूमत ने आम भारतीय पासपोर्ट रखने वाले मुसाफिरों के लिए दस्तयाब वीज़ा जो है वो छूट की सहूलत 22 नवंबर से मुअत्तल कर दी है। अब लेट्स सी कि इसको कैसे रीस्केड्यूल करते हैं या रीकैप इसका देखते हैं या इसको कैसे रिवर्स करते हैं, ये तो खैर जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं वही बताएंगे। लेकिन ये आज की मेरी तो अच्छी खबर थी, आपके लिए हो सकता है बैड न्यूज़ हो। बहरहाल लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट। कुछ खेलों के मैदान के अंदर जंप लगाते हैं और कुछ एक्सरसाइज करते हुए मॉर्निंग स्पॉट की ट्रेन को मैदान में लेके जाते हैं। 3 मुल्की T20 ट्रॉफ़ी जो थी वो ट्राई नेशन सीरीज़ जो थी उसकी ट्रॉफ़ी की शानदार रनुमाई कर दी गई है। सीरीज़ का पहला मैच आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर खेला जाएगा, जबकि सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीम्स हिस्सा ले रही हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। जबकि कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कौमी टीम की हालिया कारकर्दगी हौसला अफजा है और ये सीरीज़ T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का एक बेहतरीन मौका है। लेट्स सी सलमान साहब, आप सलमान अली आगा साहब कह तो रहेंगे कि ये वर्ल्ड कप की तैयारी का बेहतरीन मौका है, लेकिन वर्ल्ड कप की जब परफॉर्मेंस होगी सो यू विल बी अकाउंटेबल फॉर दिस स्टेटमेंट विच यू हैव गिवन राइट नाउ। तो अब ये मौका फ़राहम करने का उन्हें कह दिया कि मौका फ़राहम कर दिया है वर्ल्ड कप की तैयारी का, T20 सीरीज़ वर्ल्ड कप का। अब शायकीन क्रिकेट को अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे, ये भी खैर उम्मीद जाहिर की है। सलमान अली आगा ने कहा कि T20 के अंदर किसी टीम को हल्का नहीं ले सकते हैं, सीरीज़ के अंदर नौजवान खिलाड़ियों को मौका देंगे। अच्छा ठीक है, आपने इतनी ज़बरदस्त बात की तो इसके ऊपर अप्रिसिएशन बनता है बीइंग अ कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी टीम। बट कुछ गुजारिशात हैं। गुजारिशात ये हैं कि आपकी स्पिरिट बहुत अच्छी है, आपकी विल पावर बहुत अच्छी है, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन जो एक टीम वर्क होता है ना, टीम वर्क, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू विन अ गेम। तो वो उस कोऑर्डिनेशन को, उस बॉन्ड को जो है ना आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग रखना है।
बहरहाल कुछ मैं देख रहा हूँ आसमान की तरफ बादल आना शुरू हो गए हैं, लेकिन ये बादल बरसेंगे नहीं क्योंकि प्रोड्यूसर कहता है हमारा कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो प्रोड्यूसर साहब अगर आप गरजेंगे तो बरसेंगे नहीं। बहरहाल मौसम की तरह सी बात कर लेते हैं, मौसम की सूरत हाल के ऊपर ज़रा अपडेट करते हैं। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट हमारा इस स्टूडियो के बराबर में है, तो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने यह बताया है कि मुल्क भर के अंदर मौसम सर्द और खुश रहने का इम्कान है। तो आप ऑब्वियसली हर जगह खुश्की खुश्की होगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब की अगर बात करें, लेट्स टॉक अबाउट पंजाब, मौसम सर्द है, खुश रहेगा, जबकि चंद इलाकों के अंदर सुबह और रात के औकात के अंदर धुंध छाए रहने की तवक्को है। जबकि इफ़ आई टॉक अबाउट केपी के, तो उसमें मौसम सर्द और खुश रहेगा। ताहम पेशावर और बालाई जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें मौसम सर्द है, जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। मतलब बादल जो छाए हुए हैं सिर्फ केपी के अंदर हैं, पेशावर में, नौशहरा में, मर्दान में, डेरा इस्माइल खान में। और वो जो कहते हैं ना कि यार हमारे घर पे तो सिर्फ बादल ही छाया रहता है, बरसता ही कभी नहीं है, तो वो तो सारे बादल जो है इस वक्त केपी के जा चुके हैं पूरे मुल्क के। सुबह के वक्त धुंध छाए रहने की भी पेशगोई कर दी है। अच्छा, बलूचिस्तान चले जाते हैं, सुनहरे पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर सुबह सवेरे जब किरणें सूरज की पड़ती हैं तो पूरे सुनहरे पहाड़ नज़र आते हैं। बलूचिस्तान के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर मौसम सर्द और खुश रहेगा। कोयटा के अंदर दर्ज हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड, कलात में 0, ज़ियारत में 1 और ज़ोब में 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड कर लिया गया है। अब आ जाते हैं ट्रेन को लेकर सिंध के अंदर। सिंध के कुछ मैदान हैं, चटियल, कुछ जो है वो खेत खलियान है। यहाँ की अगर बात करें तो कुछ बेशतर, बल्कि कुछ नहीं, बेशतर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौसम सर्द और खुश रहेगा। और ये मौसम अब से कुछ 4 से 5 दिन तक यही रहेगा। उसके बाद फिर एक ड्रास्टिक चेंज आएगा, और उस चेंज के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि अब सर्दी की एक लहर आएगी, और उस लहर के आने के बाद आप ये देखेंगे कि सर्दी की शिद्दत में कितनी तेज़ी से इजाफा होगा। और ये मेरी आईवी जो है ये मुझे बता रही है बार बार कि ये कान के अंदर जो है वो कुछ हलचल मचा रही है। बहरहाल अब आपको और हमको, जो हमको मतलब हमें और आपको, तो वो जो हम जाते हैं ना, कहाँ जाते हैं आपको तो पता है हम कहाँ जाते हैं। ये जो टाइम होता है 10:43, 10:43 के ऊपर हम अपनी ट्रेन के अंदर फ्यूल भरते हैं और सीधा जाते हैं किसी ऐसी जगह पर जिसका तस्करा माजी की हसीन यादों को जो है वो याद दिलाता हो। और कभी कभार वहाँ पर ऐसे पुरसुकून मामलात होते हैं कि आप जब ये पैकेज देखेंगे तो आपको फील होगा कि अब की जो छुट्टियाँ हैं उसके अंदर 2-4 रुपये बचा कर, कुछ पैसे सेव कर मुझे मेरे दोस्तों के साथ या मुझे मेरी फैमिली के साथ जाना चाहिए। सो लेट्स एक्सप्लोर शंग्रीला झील। ये झील जो है वो दुनिया में कहीं जन्नत के नज़ारे सिर्फ ख्वाब नहीं होते बल्कि हकीकत भी होते हैं। अच्छा, जन्नत अगर आपने हकीकत में देखनी है, उसकी शबीह देखनी है, शबाहत देखनी है, सो आप मेरे साथ चलें शंग्रीला झील।